सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो आज हम एक बोर्ड कॉपी फिर से एनालिसिस करते हैं कि कैसे हमें कॉपी सॉल्व करनी चाहिए ताकि हमारे एक बेस्ट मार्क्स बोर्ड शीट में मिल सके। तो इस बच्चे ने पेपर सॉल्व किया है तो इसको हम एनालिसिस करते हैं। तो अगर मैं ध्यान से देखता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन इसने सॉल्व किया, सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात है, देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जो भी क्वेश्चन इसने एमसीक्यू अटैम्प्ट किए हैं, सबसे पहली बात उसका क्लियर इसने सॉल्यूशन करके देखा साइड में, क्योंकि जब हम एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमें सॉल्यूशन दिखाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, करेक्ट सॉल्यूशन को टिक करने की ज़रूरत होती है, लिखने की ज़रूरत होती है। तो ताकि वो भी समझ सके कि कैलकुलेशन करते समय मैंने कोई गलती तो नहीं की, तो उसने बिल्कुल नीट एंड क्लीन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया, फिर उसे काट दिया। ठीक है, ज़रूरी नहीं है हम काटें, लेकिन उसे काट दिया। तो अगर मैं देखता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 पर उसे फुल मार्क्स मिले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर भी फुल मार्क्स मिले हैं, 3 पर फुल मार्क्स हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 पर 4 का आंसर उसने गलत दिया। चले, एक गलती उसने अब यहाँ पर कर दी है। अब अगर ये आगे भी गलती करता है तो इसका मतलब उसका जो मोरल है वो डाउन होता जाएगा और आगे गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में मैंने ये कहा है, पहले क्वेश्चन पेपर को एमसीक्यू के लिए स्पेशली क्वेश्चन पेपर को फर्स्ट 15 मिनट में बिल्कुल अच्छी तरह केयरफुली रीड करें सारे एमसीक्यू, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि क्या मुझे एमसीक्यू आते हैं और क्या नहीं आते, कितने आते हैं। और दूसरा, फर्स्ट 15 मिनट में एमसीक्यू सारे केयरफुली रीड करने चाहिए। 3, सारी की सारी केस स्टडी को भी अच्छी तरह रीड करना चाहिए, ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए कि केस स्टडी हमारे लिए ईजी है, मॉडरेट है या डिफ़िकल्ट है। उससे हम आइडिया लगाएंगे कि हम उसे कब सोल्व करें। उसके बाद क्वेश्चन पेपर तो बाकी पढ़ना ही पढ़ना है। तो लेकिन अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 देखूँ तो इस बच्चे ने बिल्कुल सोल्व किया है अच्छी तरह से, कैलकुलेशन भी की है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ तक ये बच्चा बिल्कुल सही जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मोरल हाई है कि वो एमसीक्यू कर सकता है, इसने फर्स्ट 15 मिनट का प्रॉपरली यूज़ किया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फिर से वही है कि इसने साइड में सारी कैलकुलेशन की बिल्कुल नीट एंड क्लीन एक अच्छे बच्चे की निशानी होती है, वो जितनी भी कैलकुलेशन करे बेशक रफ वर्क में करे, लेकिन उसे नीट एंड क्लीन तरीके से करे, ताकि अगर वो कोई मिस्टेक कर रहा है तो वो खुद भी पकड़ पाए, क्योंकि वहाँ पर कोई चेक करने तो आएगा नहीं कि आपने क्या गलती की है। तो ये जो है ये सब इसने बिल्कुल सही किया है कि बिल्कुल साफ तरीके से किया है और करेक्ट आंसर दिए। देखिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड देन 20, सबके आंसर बिल्कुल सही दिए। इससे एक बात तो क्लियर होगी कि 20 तक हमने इवेलुएट कर लिया शीट को, और 20 से लेकर 1 से लेकर 20 तक केवल एक मिस्टेक इसमें मिली है। इसका मतलब ये हुआ 19 मार्क्स इस बच्चों को एमसीक्यू में बहुत आसानी से मिल गए। ठीक, ये एक साइन हो गया, इस बच्चे का मोरल हाई हो गया होगा कि इसको पेपर आता है, अब कॉन्फिडेंस के साथ ये बच्चा सोल्व करेगा। अच्छा, ये जो कैलकुलेशन मैंने करके देखी है, ना कि बच्चे ने बिल्कुल साफ नीट एंड क्लीन तरीके से काम किया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने काम को बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से करें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 20 तक तो इसको 19 मार्क्स मिल गए। सेक्शन बी पर आते हैं। अगर मैं इस बच्चे की हैंड राइटिंग को केयरफुली चेक करूं तो अगर आप हैंड राइटिंग देखेंगे, हैंड राइटिंग बिल्कुल साफ़ सुथरी इस बच्चे ने लिखी है। क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, मैं आपको क्वेश्चन भी बता देता हूँ, एमसीक्यू तो नहीं, फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। एक बी सेक्शन से देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 48 एंड 72 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, यानी और करके कौन सा आप क्वेश्चन चूज करेंगे, m and n are positive integer such that m is equal to p raised to power 5, q raised to power 3, r square, and n is equal to p raised to power 7, q raised to power 5 and r, where p, q, r are prime number. फाइंड द एलसीएम, यानी दोनों का एलसीएम निकालो, दोनों का एचसीएफ निकालो। जो क्वेश्चन आपको आसान लगे उसे चूज कीजिए, जिसमें टाइम भी कम लगे। अगर मैं ऊपर की बात करूं तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने होंगे और एचसीएफ और एलसीएम बहुत आसानी से निकल जाएंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इस बच्चे ने फर्स्ट क्वेश्चन चूज किया, जो भी आपको अच्छा क्वेश्चन लगा उसको आप चूज कीजिए, जरूरी नहीं है कि इस बच्चे ने जैसे कि आप वैसे ही करें। तो इस बच्चे ने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किए, इनके दोनों नंबर के 48 और 72 के प्राइम फैक्टर लिखकर उसको प्रॉपरली मेंशन किया,
और फिर HCF को बहुत केयरफुली किया, इस पर इसको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। चलिए अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। प्रोबेबिलिटी एक सबसे इजी चैप्टर है जिसमें बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट होते ही होते हैं और ज़रा सी गलती उस बच्चे को भारी पड़ जाती है। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे इन अ लीप ईयर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, हर साल रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। अब इस बच्चे ने दूसरा क्वेश्चन क्या है, कार्ड बियरिंग नंबर 3 to 20 आर प्लेस्ड इन अ बैग एंड मिक्स थॉरली। A card is taken out from the bag at random. What is the probability that number on the card taken out is even number? चलिए ये भी आसान क्वेश्चन है। इस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 1 चूज किया। देखिए ये रहा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे इन अ लीप ईयर, लेकिन बच्चे ने थोड़ी सी केयरलेसनेस की, लीप ईयर पढ़ने की वजह उसने नॉर्मल ईयर सोचा और नॉर्मल ईयर के हिसाब से पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दिया। लेकिन जब पूरा क्वेश्चन सोल्व किया तो ये तो क्वेश्चन ही चेंज हो गया, गलत हो गया। हालांकि उसने लास्ट में लीप ईयर आने की प्रोबेबिलिटी 2/7 जो कि सही है लिखी, लेकिन एक बात, जब उसने पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दिया उसको लास्ट में करेक्ट आंसर का हाफ मार्क्स मिल सकता है, लेकिन मैंने नहीं दिया। तो आप क्वेश्चन को ध्यान, ये मैंने क्यों नहीं दिया, ताकि ये बच्चा ध्यान रखे अगर क्वेश्चन में ज़रा सी लापरवाही करेगा तो बच्चे का कितना नुकसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैंने 0 मार्क्स दिया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट साइन रेज़ टू पावर साइन स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 60 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर 60। इस क्वेश्चन में बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर आपको वैल्यू याद है तो आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए बच्चे ने साइन की वैल्यू 1/2 रखी, हालांकि पहले √2 कर रहा था लेकिन फिर से सही कर लिया है। होल स्क्वायर tan 60 √3 स्क्वायर और cos स्क्वायर 60 दैट इज 1/2। यहाँ पर भी रूट। तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर, सो इस बच्चे ने क्या किया है, फिर से जो दो वैल्यू आई हैं a = 5 और एंड a = 17, दोनों को वेरीफाई किया, वैल्यू पुट करके चेक किया वेदर वन वैल्यू इज़ करेक्ट और a = 17 इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो देखा तो उसने दोनों आंसर बिल्कुल सही है। तो वेरिफिकेशन भी करना चाहिए कि अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 25? तो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है फाइंड द रेशियो इन विच y डिवाइड y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट 5, -6 एंड -1 -6। यानी किस रेशियो में y एक्सिस इन दोनों पॉइंट को डिवाइड करता है। तो बच्चे ने सबसे पहले सही सोचा कि लेट द y एक्सिस डिवाइड दीज 2 पॉइंट इनटू 2 रेशियो k⁻1। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर से इस बच्चे ने फॉर्मूला अप्लाई किया, बिल्कुल सही किया, वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया। यहाँ पर सबसे फिर से इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको ये चेक करना है कि जो कोऑर्डिनेट हमारा 0 है उससे कंपेयर करके पहले k की वैल्यू निकालो और फिर उठा के दूसरे कोऑर्डिनेट में वैल्यू पुट कर दो। सो दिस इज अ करेक्ट आंसर 0, -11/6। दैट इज ऑल्सो वेरी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है बच्चों? इन गिवन फिगर ट्राइंगल ABC एंड AMP आर टू right angle at B and M respectively. Prove that triangle ABC and AMP similar and second part CA/PA is equal to BC/MP। ये दो चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो बच्चे ने पहले दोनों ट्राइंगलों को कंसिडर किया यहाँ पर। ठीक है, सो एक हो गया हमारा एंगल A कॉमन है दोनों ट्राइंगल में और एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AMP ईच 90 डिग्री। तो एंगल क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर प्रूफ हो गए, बिल्कुल सही बात है। अब इस बच्चे ने, क्योंकि दो सिमिलर ट्राइंगल हो गए, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, हालांकि BPT लिखा है, BPT इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। तो BPT क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से AB/AM इज इक्वल टू BC/MP इज इक्वल टू AC/AM कंपेयर किया और हमारा सेकंड पार्ट जो हमें प्रूफ करना था क्या, AC/PA इज इक्वल टू BC/MP, दैट इज ऑल्सो प्रूफ। सो ही गोट कंप्लीट 3 मार्क्स। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि इसका सेकंड पार्ट भी बच्चे ने इसको अटेम्प्ट नहीं किया। तो ये आपको बिल्कुल डिसाइड करना होता है फर्स्ट 15 मिनट में कि आपको किस क्वेश्चन को सोल्व करना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, हम अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, हम सेक्शन C पर पहुंच गए, क्वेश्चन नंबर 27 पर।
क्वेश्चन नंबर 26 तक इस बच्चे ने बहुत छोटियाँ गलती की हैं, ना के बराबर। इससे एक एग्जामिनर के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट गया कि इस बच्चे को मैथ्स आती है। जब ये कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेता है कोई बच्चा अपने एग्जामिनर के दिमाग में कि बच्चे को मैथ्स आती है, फिर बहुत ईजी हो जाता है बच्चे के लिए काम। फिर अगर कोई छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं वो इग्नोर हो जाती है, क्योंकि टीचर को मालूम है इस बच्चे को मैथ्स आती है, फिर वो फटाफट कॉपी चेक करता है। ठीक है, तो इस बात का बहुत ध्यान रखें। आप सबसे पहले अपने बेस्ट क्वेश्चन चूज किए जो आपको आते हैं, उन्हीं को पहले सोल्व करें ताकि एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए टीचर के दिमाग में। कम टू द क्वेश्चन नंबर 27. व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज दैट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 82 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमेंशन। सो वी हैव गिवन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले बच्चे ने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला अप्लाई किया और इसे सिंप्लीफाई, दैट इज 82 मीटर, सिंप्लीफाई करके L प्लस बी इजकल टू 41 और B की वैल्यू 41 माइनस L। एक इक्वेशन बनाई। दूसरी इक्वेशन थी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 400 मीटर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, 400 इजकल टू L इंटू बी की वैल्यू पुट कर दी 41 माइनस L, ओपन द ब्रैकेट, मेकिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिडिल टर्म स्प्लिट अप। फिर से देखिए L की दो वैल्यू आ गई, 25 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 मीटर एंड 16 मीटर। तो इस बच्चे ने फिर से इन वैल्यू को पुट करके वेरीफाई किया कि एक सही है, दोनों सही है, क्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर लेंथ 25 मीटर है तो ब्रेथ 16 मीटर। अगर ब्रेथ हमारी हमेशा ब्रेथ तो कभी छोटी होगी नहीं, खैर, तो लेंथ 25, ब्रेथ 16 मीटर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर वंस अगेन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। बच्चों ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सब मैंने अपनी वीडियो में डाले हुए हैं चैप्टर में, क्योंकि ये फिर से चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 2 में कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे मैंने सिखाया हुआ है, आप वहाँ से ज़रूर सीखें। इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि पेपर कैसे सोल्व करें। ठीक है, चलिए हमारे सबसे पहले इस बच्चे ने पोलिनोमियल को कंसीडर कर लिया, एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 किया। इस बच्चे ने बिल्कुल सही क्राइटेरिया फॉलो किया, अपनी इस इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किया। अपनी जो इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 है उस इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से कंपेयर किया, तो ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू ऑल्सो 1, सी की वैल्यू 5, यानी कोफिशिएंट कंपेयर किए इस बच्चे ने सबसे पहले। उसके बाद सम ऑफ द जीरो निकाला, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी अपॉन ए दैट इज -1, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए दैट इज ऑल्सो 5। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 2 में डाला गया है, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट अप करते हैं और फिर अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ऐसा करने के बजाय आप सम ऑफ द जीरो और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो को फाइंड आउट करें। ठीक है, ये तो हमारे जीरो और प्रोडक्ट आ गए जो हमें इक्वेशन की बना है। अब जो हमें इक्वेशन बनानी है तो उसका फॉर्मूला होता है क्या, एक्स स्क्वायर, देखो इस बच्चे ने लिखा हुआ है फिर काट दिया, हालांकि आगे लिखेगा वो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। सम ऑफ द जीरो चाहिए और जीरो क्या है हमारी, अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। तो इसका सम निकाला, बच्चे ने ऐड किया, एलसीएम लिया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए मैंने सारे फॉर्मूले अपने उस चैप्टर में बताए हुए, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में कैसे इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करें। तो इसने भी किया बच्चे ने, तो 2 टाइम अल्फा बीटा ऐड किया, उतना ही सब्ट्रैक्ट किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर हो गया, माइनस 2 अल्फा बीटा। यहाँ पर सम की वैल्यू डाल दी दैट इज -1, यहाँ प्रोडक्ट की वैल्यू डाल दी दैट इज 5 और डिनोमिनेटर में 5 सिंप्लीफाई किया दैट इज इक्वल टू -9/5। तो हमारा ये सम आ गया। इसी तरह से अगर हम प्रोडक्ट निकालें, प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा, सिंप्लीफाई करने पर 1 आ गया। बस इस बच्चे ने फिर डायरेक्ट, क्योंकि अभी इसको लगता है कि शायद टाइम निकले जा रहा है तो इसने अब फॉर्मूला नहीं लिखा, जबकि फॉर्मूला लिखना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, वैल्यू पुट की और सिंप्लीफाई किया। हालांकि इसको हमने पूरे मार्क्स दे दिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करें, क्या है, प्रूव दैट x रेज टू पावर 4x sec 4x माइनस सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan 4x प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो इस बच्चे ने क्या किया, सबसे पहले हालांकि इसने साइन कोस में ब्रेकअप किया, तो हमें ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरह आनी चाहिए। इसकी मैं वीडियो बनाकर ज़रूर डालूंगा,
इस चैप्टर की, ताकि आप लोग देखिए यहाँ से मार्क्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं अगर बच्चे को फॉर्मूले आते हैं, तो इस चैप्टर को ज़रूर देखना। ठीक है, सेक रेज टू पावर 4x माइनस सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स कॉमन लिया बच्चे ने, अंदर क्या बचा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। फिर बच्चे को मालूम टेन में आंसर लाना है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा होता है। फिर से देखिए बच्चे ने थोड़ी थोड़ी गलतियां करनी शुरू की, अब उसे रियलाइज़ होने लगा मेरा टाइम निकल रहा है, अब इसने तेज़ी से काम करना शुरू किया, गलतियां भी इसी वजह से हो रही हैं। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट को ज़रूर ध्यान रखें। बार बार मैं एक बात को कहता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय टेन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड वी हैव द करेक्ट आंसर। हालांकि इस बच्चे को फॉर्मूले लिखने चाहिए थे। खैर, he got 3 marks in this question. Now question number 30. What is the question number 30 is saying? We have 2 question in this paper. The area of the circular playground is 22,176 meter square. Find the cost of fencing this ground at the rate of rupees 50. What is the question number 2? In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtend angle of 60 degree. At the center, find the area of sector formed by the arc. Also find the length of the arc. तो यहाँ पर इस बच्चे ने जो क्वेश्चन चूज किया है, बी पार्ट चूज किया है। इन अ सर्कल रेडियस होगी 21 सेंटीमीटर एंड द एक आर्क है जो सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल डाल रही है। फाइंड द एरिया फॉर्म बाय द सेक्टर, क्योंकि इस बच्चे को एरिया ऑफ सेक्टर आता होगा इसलिए इस बच्चे ने इस फॉर्मूले का यूज किया। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, ऑल्सो लेंथ ऑफ आर्क, यानी इस क्वेश्चन में हमें लेंथ ऑफ आर्क भी फाइंड आउट करनी है, एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले रेडियस लिखी 21 सेंटीमीटर, एंगल एट द सेंटर 60 डिग्री, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला अप्लाई किया, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, सारी वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया, दैट इज 22 सेंटीमीटर, करेक्ट आंसर। इसी तरह से एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, सिंप्लीफाई किया, दैट इज 231, दैट इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही किया है इस बच्चे ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए फिर से आ गया, मैंने चैप्टर नंबर 1 का भी वीडियो बनाकर डाला। बच्चों ये क्वेश्चन इरेशनल नंबर जो प्रूफ करते हैं उन क्वेश्चन को ज़रूर आप सोल्व करें, क्योंकि रूट 3 इरेशनल नंबर, रूट 5 इरेशनल नंबर, रूट 3 प्लस 2 इरेशनल नंबर, 1/√2 इरेशनल नंबर, या रूट 3 प्लस रूट 5 होल स्क्वायर इज इरेशनल नंबर, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बाहर पूछा ही नहीं जाएगा, तो ज़रूर देखें। चले रूट 5 इरेशनल नंबर, सबसे पहले बच्चे ने वही कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट डाली, क्या लेट √5 बी द रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर को प्राइम एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। चले यहाँ पे लिखा √5 इज इक्वल टू P अपॉन Q, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पे देखिए फिर से इसने शॉर्ट में डाला, ये कोई मतलब नहीं होता, आपको पूरा स्टेटमेंट देना चाहिए। 5 डिवाइड P स्क्वायर, 5 डिवाइड P, अब P इज इक्वल टू 5C कंसिडर किया, सिंप्लीफाई किया। 5 इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन P एंड Q, जबकि हमारी स्टार्टिंग स्टेटमेंट में हमने पहले ही बोल दिया था वहाँ केवल 1 एक कॉमन फैक्टर होगा, 1 के अलावा और कोई नहीं, अगर और कोई आता तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। तो हमने इसी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को यहाँ पर डाला, फिर इससे हमने प्रूव कर दिया कि √5 इज नॉट द रैशनल, इट इज़ इरेशनल। बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसको, इस क्वेश्चन पे पूरे मार्क्स फिर से मिल जाते हैं। बहुत अच्छी कॉपी है। देखिए ये कॉपी मैं इस वजह से लाया हूँ कि हाउ टू गेट 100% मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि अच्छे मार्क्स अगर आपको बोर्ड एग्जाम में लेने तो कैसे करें पेपर को सोल्व। बिल्कुल सही किया हुआ इस बच्चे ने। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। और देखिए ये इस बच्चे ने यहाँ पर बिल्कुल अच्छा डाला है कि जो अगर किसी क्वेश्चन में 2 पार्ट 3 पार्ट जितने पार्ट गिवन है उसे मेंशन कर दे कि दिस इज द क्वेश्चन नंबर 32 पार्ट ए, ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, वी हैव 2 ऑप्शन, सोल्व द इक्वेशन 37x प्लस 43y इज इक्वल टू 123, दूसरी क्वेश्चन 43x प्लस 37y इज इक्वल टू 117। क्वेश्चन नंबर 2 है द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, आफ्टर 2 years हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एज ऑफ हिज चिल्ड्रन, फाइंड द एज ऑफ द फादर। चलिए दोनों क्वेश्चन है, बच्चे ने डिसाइड किया कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करूंगा यहाँ पर, जो कि आसान है। देखें जो कोफिशिएंट x का है यहाँ पर 37, वही कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में y का है, जो कोफिशिएंट y का है 43 वही x का है सेकेंड इक्वेशन में। तो ऐसी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर लो। देखिए यहाँ पर जो भी नंबर आएगा 240 उसका फैक्टर यहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगा, यानी 80 कॉमन लिया, डिवाइड कर दिया, x प्लस वाई इक्वल टू 3। फिर इन दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर लो, फिर से फैक्टर ज़रूर मिलेगा। सब्ट्रैक्ट करने पर -6x प्लस 6y इक्वल टू 6, -6 कॉमन लिया, डिवाइड किया,
फिर से हमें देखिए एक दो सिंपल इक्वेशन मिल गई, x प्लस वाई इजकल टू 3 और x माइनस वाई इजकल टू -1। फिर से दोनों को सिंप्लीफाई किया, वेरी इजली वी गेट द आंसर x इजकल टू 1, x इजकल टू 2। सो एक अच्छा तरीका है क्वेश्चन सोल्व करने का। अब टीचर को कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, इस बच्चे को पेपर आता है, बहुत तेजी से टीचर ने कॉपी चेक की होगी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, हमारे पास पार्ट ए है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। देखिए ये थ्योरम आ गई सर्कल चैप्टर की, तो आपको थ्योरम तैयार करके आनी है, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी तैयार करके जानी है आपको, और सर्कल की थ्योरम भी तैयार करके जानी है। कोई भी थ्योरम आ जाएगी आपके यहाँ प्रूव करने के लिए। तो बच्चे ने यहाँ पर थ्योरम बहुत आसानी से प्रूव कर दिया है, क्योंकि हालांकि इस क्वेश्चन में कमी है, यहाँ पर गिवन लिखो, गिवन टू प्रूव एंड कंस्ट्रक्शन एंड देन प्रूफ, ये सारे पॉइंट ज़रूर दीजिए, वरना टीचर आपके मार्क्स काटेगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। ये है हमारे पास पार्ट बी, उसने बाद में पहले क्या है, पार्ट ए उसने पहले क्या, हालांकि यहाँ पे भी देखो मैंने मेंशन किया हुआ कि आपको ये सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे। पार्ट बी आसान है कि व्हाट इज़ अ पार्ट बी। अच्छा, थ्योरम के साथ एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, अगर आपके बोर्ड के पेपर में, ध्यान रखिएगा बच्चों, बोर्ड में अगर थ्योरम आती है उसके साथ एक क्वेश्चन अटैच ज़रूर आएगा, तो थ्योरम तैयार करें उसके साथ एक क्वेश्चन भी ज़रूर तैयार कर लें, ठीक है। यानी क्वेश्चन उस पर बेस क्वेश्चन आपको आने चाहिए। टू सर्कल टच ईच अदर एट द पॉइंट सी पॉइंट पे दोनों सर्कल टच कर रहे हैं। प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एट सी बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट एट पी एंड क्यू। यानी जो कॉमन टेंजेंट है, जो सर्कल को सी पॉइंट पर टच कर रही है, बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट एट पी एंड क्यू, ऑल्सो बाइसेक्ट कॉमन टेंजेंट एज, यानी ये सी पॉइंट से होकर जाने वाली टेंजेंट पी और क्यू को ज्वाइन करने वाली टेंजेंट को बाइसेक्ट करती है, यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, यानी पी टी इजकल टू टी क्यू। तो बच्चे ने हालांकि क्योंकि टाइम कम रहा होगा तो डायरेक्ट प्रूफ पर आ गया, उसने लिखा सबसे पहले वी नो दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, थ्योरम लिख दी, पी टी इजकल टू टी सी और टी क्यू इजकल टू टी सी कॉमन है तो पी टी इजकल टू टी क्यू, दैट्स इट, ठीक है। अगर टाइम बचता है तो प्रॉपरली आप इसे एक्सप्लेन ज़रूर करें। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रूफ हो गए थे हमारी थ्योरम। अब देखिए हाइट एंड डिस्टेंस पर आते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस पर अगर मैं देखूँ, इस बच्चे ने पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं हाइट एंड डिस्टेंस पर। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहते हैं, टू शिप्स आर अप्रोचिंग अ लाइट हाउस फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स from the top of a lighthouse are 30 degree and 45 degree. If the distance between the two ship is 100 meter, find the height of the lighthouse. देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे पहले बच्चे गलती क्या करते हैं, टू शिप आ रहे हैं उसे सेम साइड पे बना देते हैं, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन दो शिप आ रहे हैं, बिल्कुल सही लिखा है इस बच्चे ने। एक लाइट हाउस है उनके बीच में कहीं पर, जहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यस एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है तो आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन को मेंशन करना पड़ेगा। इस बच्चे ने प्रॉपर्ली मेंशन किया हुआ है, एक 30 डिग्री एक 45 डिग्री, एंड फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। तो अगर मैं इस कॉपी को एनालिसिस करूँ तो बच्चे ने, देखिए फिर से भी मैं कहूँगा, देखो आपने डायग्राम करेक्ट बनाया, इसके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए। इस बच्चे ने नहीं लिखा है, मैंने लास्ट टाइम भी यही बोला था, डायग्राम बनाइए, लेबल कीजिए और थोड़ा डिस्क्रिप्शन ज़रूर दें। चलिए इस बच्चे ने ए बी डी ट्रायंगल कंसिडर किया, टेन थीटा फॉर्मूला अप्लाई किया, एक्स की वैल्यू एच की फॉर्म में निकाली, क्योंकि टोटल डिस्टेंस दोनों शिप के बीच में 100 मीटर है, एक को एक्स कंसिडर किया, दूसरा 100 माइनस एक्स अपने आप हो जाता है, ठीक है। तो ट्रायंगल, फिर दूसरा ट्रायंगल कंसिडर किया, सिंप्लीफाई किया, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में रिलेशनशिप बनाया और वी गेट द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही किया है इस बच्चे ने। यहाँ पर मैं ये बोलूँगा बच्चा अब थोड़ा तेज़ी से काम कर रहा है, शायद उसके बाद टाइम की शॉर्टेज रही होगी, तो टाइम मैनेजमेंट को ज़रूर करें। आपको अब टाइम मिलेगा प्रैक्टिस करने का। आप टाइम, जब भी कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं ये ज़रूर देखें कि आप कितनी देर में क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है बच्चों। टाइम मैनेजमेंट, लास्ट टाइम भी टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आ रही थी, अभी भी टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, इतनी नहीं है बट थोड़ा सा आ रहा है। बच्चे के कॉपी जैसे सोल्व कर रहा है, इससे पता लग रहा है यहाँ पर आ रहा है। अब देखिए आ जाता है 35 क्वेश्चन नंबर, जो कि बेस्ड है स्टैटिस्टिक्स पर, ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। तो इस बच्चे ने देखें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फिर से हमें दो क्वेश्चन मिल जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल सी टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में क्या है, क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ
34.5 इज द मीडियन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि एक्स की वैल्यू निकालनी, हमें मीडियन गिवन है। तो बच्चे ने पार्ट ए चूज़ किया है इसमें, फाइंड द मीन एंड मोड। तो क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी सही मेंशन की बच्चे ने, और यहाँ पर क्लास मार्क्स सही लिखा, डेविएशन निकाला उसने, प्रॉपरली फॉर्मूला मेंशन किया और मल्टीप्लाई किया। देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं, इस बच्चे ने बिल्कुल सही किया है, लेकिन बच्चे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, हमें एफ आई इंटू डी आई, हमें एफ आई इंटू, यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ ऐसे कर लेते हैं। हमें यहाँ पर बच्चे ने ये क्लास इंटरवल सही लिखा, एफ आई सही लिखा, एक्स आई सही लिखा, दैट इज़ क्लास मार्क, यहाँ पर डेविएशन सही निकाला। इस कॉलम की बात करते हैं, बच्चे जल्दबाजी में कॉमन मिस्टेक करते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई कर देते हैं, गलती से लिखते तो एफ आई इंटू डी आई है, लेकिन कर देते हैं एफ आई इंटू एक्स आई। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ऐसी गलती ना करें, एफ आई इंटू डी आई ही करें, दिस कॉलम एंड दिस वन, मल्टीप्लाई करें। दूसरी बात, जो नेगेटिव है पहले उन्हें आपस में ऐड करें, जो पॉजिटिव टर्म हैं उन्हें आपस में ऐड करें, फिर दोनों का डिफरेंस निकालें, लिखें यहाँ पर, एफ आई को प्रॉपरली काउंट करें, क्योंकि इस चैप्टर में जो बच्चे गलती करते हैं वो है कैलकुलेशन मिस्टेक, जल्दबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक होती हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब देखिए, मोड निकालना था, बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया, सारी वैल्यू ठीक से पुट किए एंड ही गेट द करेक्ट आंसर। अप्रोक्सीमेट लिख दिया, डेसिमल पॉइंट पर अगर आपका आंसर आ रहा है तो आप अप्रोक्सीमेट ज़रूर लिखें। मीडियन का मीन निकालना था, मीन का एज्यूम मीन मेथड बिल्कुल सही अप्लाई किया, वैल्यू पुट की, ऑल्सो गेट द करेक्ट आंसर। तो इस वजह से इसको पूरे मार्क्स मिलते हैं, यानी इस बार बच्चे ने अच्छी तरह से प्रिपरेशन की है। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी बच्चे ने 35 क्वेश्चन अब अटेम्प्ट कर लिए। अब आते हैं सेक्शन ई, दैट इज द बेस्ड ऑन केस स्टडी। अब देखते हैं केस स्टडी किस पर बेस्ड है। ये लास्ट ईयर सरफेस एरिया वॉल्यूम पे एक केस स्टडी थी, हाँ इस बार भी देखिए सरफेस एरिया वॉल्यूम पर केस स्टडी है। जब भी आप केस स्टडी करते हैं बच्चों, तो केस स्टडी को बड़े ही ध्यान से पढ़ें। अगर आपने केस स्टडी को ढंग से पढ़ रही है और समझ ली है तो फिर आप आसानी से आंसर दे पाएंगे, ठीक है। एन इंडोर किड्स प्ले एरिया हैज़ द क्यूबॉइडल सिटिंग बेंचेस, अ होपिंग बॉल एंड अ प्ले टेंट शोन इन द फिगर। अगर बॉल की बात करें स्फेरिकल है, टेंट की बात करें ऊपर से कोनिकल है, नीचे सिलिंड्रिकल है। द होपिंग बॉल हैज़ अ हैंडल अटैच टू द स्फीयर, एयर इज फिल द स्फेरिकल पार्ट, इसमें एयर भर दी गई है, विच इज़ लॉक्ड आउटसाइड द पैग। द टेंट कंसिस्ट ऑफ कोनिकल सेक्शन एग्जैक्टली ऑन द टॉप ऑफ द सिलिंड्रिकल सेक्शन। ठीक है, अभी तक तो समझ में आ गया। द height of the cylindrical section of the tent is 1.5 times the height of the conical section। यानी cylindrical section की जो height है, height of the cylindrical section 1.5 टाइम द height of the conical section, conical section के height की 1.5। तो height इस बच्चे ने h रखी और यहाँ पे 3/2h। अच्छा मैं एक बात बता दूँ, ये डायग्राम बच्चे ने नहीं बनाया, मैंने इसको एडवाइस दी, तो डायग्राम आप ज़रूर बनाएं, उस पर वैल्यू भी पुट करें, ठीक है। तो ये हो गया हाफ टाइम द हाइट ऑफ द कोनिकल सेक्शन, हाइट ऑफ द डायमीटर ऑफ द कोनिकल सेक्शन एंड द टेंट आर इक्वल। दोनों की हाइट, द हाइट एंड डायमीटर, टेंट की जो कोनिकल सेक्शन का जो डायमीटर है एंड द हाइट दोनों इक्वल है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, कोनिकल सेक्शन की जो हाइट है दैट इज h और डायमीटर भी h है, यानी ये h और ये डायमीटर h, तो रेडियस होगी h/2। अगर रेडियस ये हाइट इज h एंड डायमीटर इज ऑल्सो h, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर डायमीटर हमारा h है, h टोटल, तो ये हो गया h/2, ये हमारा h/2 हो गया, ठीक। अब हमारे दिमाग में बात चल रही है कि वेदर ही विल बी आस्किंग अबाउट द सरफेस एरिया ऑफ द टेंट और वॉल्यूम ऑफ द टेंट। चलिए पढ़ लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अबव सिचुएशन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल पार्ट। वेरी गुड, यानी इसके लिए हमें फॉर्मूला आना चाहिए बस स्फीयर का, और फिर हम आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। इस बच्चे को फॉर्मूला आता था, देखिए 4/3 πr³ फॉर्मूला अप्लाई किया, गॉट द करेक्ट आंसर। फिर क्या पूछा गया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल पार्ट इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज h मीटर इन टर्म ऑफ h। हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट बताइए, देखिए हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट बताना है, तो हाइट हमारी h हो गई और रेडियस h/2 और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। बच्चे ने सही अप्लाई किया, गॉट द करेक्ट आंसर। चलिए, क्योंकि इस वक्त बच्चे कॉन्फिडेंस हाई है, अगर बच्चा इस वक्त सही आंसर दिए जा रहा है, कोई गलती नहीं कर रहा है, फिर वो क्या करता है, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट टू द सिलिंड्रिकल पार्ट। यानी
कोन और वो सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो बताओ। इस बच्चे ने दोनों का फॉर्मूला करेक्टली अप्लाई किया यहाँ पर और रेशियो बता दिया 1:3। दैट इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। पूरे मार्क्स मिल जाते हैं इस क्वेश्चन पर इसको। चले अच्छा, इसका सेकंड पार्ट और था, उस बच्चे ने अटैम्प्ट नहीं किया। फिर से देखिए यहाँ पर आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। कशिश इज प्लानिंग टू ग्रो हर ऑर्चर्ड। शी वॉन्ट्स टू प्लांट रो ऑफ फ्रूट्स ट्री in such a way that each row has more than tree than one before following specific pattern। यानी पहले से एक ज़्यादा वो ट्री लगाती है, ठीक है। डिटेल दिया हुआ है। इन द फर्स्ट रो हैव 5 ट्री एंड ईच न्यू रो विल बी 3 more ट्री देन द बिफोर। इसका मतलब क्या हो, फर्स्ट रो में 5 ट्री है और आगे आने वाली रो में 3 ज़्यादा है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हो गया, ये फर्स्ट टर्म ए हो गई। दे विल बी टोटल 10 रोज ऑफ द, और 10 रोज एन की वैल्यू हमें 10 मिल जाती है। तो बच्चे ने कैलकुलेट नंबर ऑफ ट्री इन 10th रो। 10th रो मीन्स nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पर बच्चे ने ए की वैल्यू लिखी, डी की वैल्यू लिखी, यहाँ पे n इजकल टू 10 लिखा और 10th रो पूछा तो nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई किया, करेक्ट, गॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ टी इन द सेकंड लास्ट रो ऑफ द ऑर्चर्ड। यानी 10 रो हैं तो 8th रो में वो पूछ रहा है, तो सेकंड लास्ट 9th रो में वो पूछ रहा है। तो बच्चे ने 9th रो में nth टर्म यानी 9th टर्म में जितने प्लांट होंगे उसकी वैल्यू बता दी सक्सेसफुली। अब हम अगर बात करें थर्ड पार्ट की, थर्ड पार्ट में आफ्टर दिस वन थर्ड पार्ट, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ट्री इन 10 रोज। सम का फॉर्मूला अप्लाई कर दो या फाइंड द टोटल ट्री 5th एंड 6th रो। तो जिसमें कम टाइम लेगा बच्चा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा। तो ध्यान से देखो, nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर, वो सम का फॉर्मूला अप्लाई करना आसान था, इसलिए बच्चे ने करेक्ट ऑप्शन चूज किया और यहाँ पर भी उसको सही मार्क्स मिलते हैं, यानी इस क्वेश्चन में भी इसको पूरे मार्क्स मिलते हैं। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस पर बेस्ड आ जाता है। रूही वॉक अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैम्प पोस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड एंड द लैम्प पोस्ट इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड। चले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच सिमिलरिटी क्राइटेरिया, यानी कौन सी सिमिलरिटी लेगी, यानी हमें क्राइटेरिया बताना है सिंपल। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ रूही फ्रॉम द लैम्प पोस्ट आफ्टर 2 सेकेंड बताना है। और फिर से 2 पार्ट दे दिए, आफ्टर 2 सेकेंड लेंथ ऑफ शेडो 1 मीटर, व्हाट इज द हाइट ऑफ द रूही, या फिर व्हाट इज द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। ये 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो बच्चे ने एक क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल सही बताया। स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई किया, क्योंकि सेकंड में स्पीड डिस्टेंस पूछिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड की वैल्यू डाली, टाइम की वैल्यू डाली, डिस्टेंस पता लग गई। एंड थर्ड पार्ट इस बच्चे ने थर्ड पार्ट छोड़ दिया, नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको 4 नहीं, यहाँ पर आपको 3 मार्क्स मिलेंगे इस बच्चे को। अब अगर मैं इसके मार्क्स को एनालिसिस करता हूँ तो यहाँ पर मिले इसको 3 मार्क्स, यानी रह गए 76 मार्क्स। 77 इज 6 मार्क्स, 76 मार्क्स। तो अगर मैं इस कॉपी को ओवरऑल एनालिसिस करता हूँ बच्चों, तो इस बच्चे ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड दिया है इस शीट में। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस बच्चे को जो क्वेश्चन पहले आते थे उसे अच्छी तरह किया। दूसरी बात, इस बार टाइम मैनेजमेंट का इसने प्रॉपरली यूज़ किया। तीसरी बात, इसने अपनी हैंडराइटिंग को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखा। चौथी बात, इसने जो रफ वर्क किया वो भी नीट एंड क्लीन किया। तो ओवरऑल इसने एक अच्छे मार्क्स स्कोर किए। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप भी पूरे मार्क्स लेकर आएंगे बच्चों, क्योंकि एग्ज़ाम है तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए। इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है हम इस बात को आपको बार बार बताएं। चले फिर से मिलते हैं। और हाँ, अगर आपको किसी चैप्टर में कुछ सीखना है, कोई चैप्टर पर्टिकुलर चैप्टर आपको नहीं आता वो सीखना है, तो बस मुझे एक मैसेज डाल दो, सब्सक्राइब कर लो, मुझे मैसेज डाल दो, मैं उसकी वीडियो बनाकर आपको बिल्कुल शेयर करूँगा। थैंक यू।